वेलकम टू पैरेंट क्लासेस। आप देख रहे हैं 10th क्लास का हिंदी पाठ्य पुस्तक का भारत से हम क्या सीखें। इसका आप कीवर्ड, मेमोरी मैप, नोट्स से समरी तैयार कर चुके होंगे। तो चलिए हम थोड़ी मदद करते हैं आपका तैयारी में। और ये क्या है कि भारत से हम क्या सीखें। इसका पहला पाठ है आपका क्या, समस्त भूमंडल में सर्वविध संपदा और प्राकृतिक सौंदर्य से परिपूर्ण देश भारत है, लेखक ने ऐसा क्यों कहा है। तो आपका उत्तर है समस्त भूमंडल में सर्वविध संपदा और प्राकृतिक सौंदर्य से परिपूर्ण देश भारत है। लेखक ने ऐसा इसलिए कहा क्योंकि भूतल पर स्वर्ग भारत में है। यहाँ वनस्पति विज्ञान, भूविज्ञान, पुरातत्व, पुराने सिक्के, दैवत्व विज्ञान, नीति कथा, दंत कथा, भाषा विज्ञान, विधि शास्त्र, राजनीति शास्त्र, धर्म का विकास, इतिहास एवं भारतीय साहित्य का एक अनोखा स्वरूप भारत में है। ऐसा स्वरूप शायद ही देश में और कहीं पाया जाता है। दूसरा प्रश्न आपका है कि लेखक की दृष्टि में सच्चे भारत के दर्शन कहाँ हो सकते हैं और क्यों। ये बहुत बार पूछा गया प्रश्न है। तो लेखक की दृष्टि में सच्चे भारत के दर्शन भारत के गांव में हो सकती है, क्योंकि भारत में नागरिक ग्रामवासियों को सच्चे अर्थ में दर्शन को ही लेखक ने माने हैं। भारत को पहचान सकने वाली दृष्टि की आवश्यकता किनके लिए वांछनीय है और क्यों। तो लेखक ने यूरोपियन लोगों के बारे में कहते हैं कि क्योंकि भारत के दर्शन गाँव में हो सकती है, भारत आज भी अनेक समस्याओं से भरपूर है, केवल पहचान सकने वाली दृष्टि की आवश्यकता है। आगे है कि लेखक ने किन विशेष क्षेत्रों में अभिरुचि रखने वालों के लिए भारत का प्रत्यक्ष ज्ञान आवश्यक बताया है। उत्तर में आप लिखेंगे कि लेखक ने वनस्पति विज्ञान, भूविज्ञान, पुरातत्व विज्ञान, दैवत्व विज्ञान, नीति कथा, दंत कथा, भाषा विज्ञान, विधि शास्त्र, राजनीति शास्त्र, धर्मशास्त्र, इतिहास आदि साहित्य में अभिरुचि रखने वालों के लिए भारत का प्रत्यक्ष ज्ञान आवश्यक है। अगला प्रश्न आपका है कि लेखक ने वॉरेन हेस्टिंग्स से संबंधित किस दुर्भाग्यपूर्ण घटना का हवाला दिया और क्यों। ये भी क्वेश्चन बार बार पूछा जाता है आपसे। तो जब वॉरेन हेस्टिंग्स भारत का गवर्नर जनरल था तो वाराणसी के पास 172 दारिस नामक सोने के सिक्कों से भरा एक घड़ा मिला था। वॉरेन हेस्टिंग्स ने अपने मालिक ईस्ट इंडिया कंपनी के निदेशक मंडल की सेवा में सोने के सिक्के समझकर भिजवा दिए, जिससे वह अपने मालिकों की दृष्टि में एक उदार व्यक्ति प्रमाणित हो सके। किंतु उन दुर्लभ प्राचीन स्वर्ण मुद्राओं को कंपनी के निदेशक ने उसका ऐतिहासिक महत्व नहीं समझते हुए इन मुद्राओं को गला डाला और यह दुर्भाग्यपूर्ण घटना लेखक के बारे ने वॉरेन हेस्टिंग्स से संबंधित बताया। आगे लेखक ने नीति कथाओं के क्षेत्र में किस तरह भारतीय अववादन को रेखांकित किए हैं। तो आप उत्तर लिखेंगे कि लेखक ने नीति कथाओं के क्षेत्र में भारत के कारण नव जीवन का संचार हो चुका है, क्योंकि भारत के कारण ही समय समय पर नानाविध साधनों और मार्गों के द्वारा अनेक नीति कथाएं पूर्व से पश्चिम की ओर आती रही है। हमारे यहाँ की प्रचलित कहावतों और दंत कथाओं का प्रमुख स्रोत अब बौद्ध धर्म को माना जाने लगा है, किंतु यहाँ भी अनेक समस्याएं हैं जो समाधान के लिए प्रतीक्षा कर रही है। उदाहरण के लिए शेर की खाल में गड्ढा की कहावत, यह कहावत यूनान के प्रसिद्ध एवं प्राचीनतम दार्शनिक प्लेटो के क्राइस्टस में मिलती है, जो कि यह कहावत पूर्व में उधार ली गई है। इसी प्रकार हम न्यायालय या चूहे से संबंध में उस नीति कथा को भी ले सकते हैं जिसे एक्रोडाइट ने एक सुंदरी के रूप में परिवर्तित कर दिया था। यह भी संस्कृति की एक कथा में सर्वांश में मिलती जुलती एक कहानी है। प्रश्न है कि यह कहानी यूनान में कैसे पहुंची और यहाँ ईसा पूर्व 4वीं सदी में ही अस्ट्रीटस की कहानियों में स्थान कैसे पा गई। इस क्षेत्र में अभी बहुत काम करना होगा। इस तरह भारतीय अवदान को रेखांकित किया गया है। आगे भारत के अवदान, यहाँ योगदान होना चाहिए, योगदान को रेखांकित किया गया है।
अगर भारत के साथ यूरोप के व्यापारिक संबंध के प्राचीन प्रमाण लेखक ने क्या दिखाए हैं, तो आप उत्तर लिखेंगे सोलोमन के समय में ही भारत, सीरिया और फिलीपींस के मध्य आवागमन के साधन सुलभ हो चुके थे। संस्कृत शब्दों के आधार पर हाथीदांत, बंदर, मोर, चंदन आदि जिन वस्तुओं के ओफिर से निर्यात की बात बाइबिल में कही गई है, वे वस्तुएं भारत के सिवा किसी अन्य देश में नहीं लाई जा सकती। इसके साथ भारत तथा फारस की खाड़ी और लाल सागर व भूमध्य सागर के बीच व्यापारिक संबंध ठप होने का कारण भी स्पष्ट नहीं है। शाहनामा के रचनाकाल 10वीं-11वीं सदी में भी भारत के साथ यूरोप के ये व्यापारिक संबंध बंद नहीं हुए। इस प्रकार भारत के साथ यूरोप के व्यापारिक संबंध के प्राचीन प्रमाण लेखक ने दिखाए हैं। आगे भारत की ग्राम पंचायतों की किस अर्थ में और किनके लिए लेखक ने महत्वपूर्ण बतलाया, स्पष्ट करें। तो भारत में ग्राम पंचायत के रूप का प्रत्यक्ष दर्शन सुयोग मिल जाता है। भारत में प्राचीन स्थानीय शासन प्रणाली या ग्राम पंचायत प्रथा को समझने समझाने का बहुत बड़ा क्षेत्र विद्यमान है और वैसे लोगों के लिए महत्वपूर्ण है जो अत्यंत सरल और राजनैतिक इकाइयों के निर्माण और विकास से संबंध प्राचीन युग के कानून के पुरातन रूपों के बारे में इधर जो अनुसंधान हुए हैं उनके महत्व और वैशिष्ट्य को परख सकने की क्षमता प्राप्त करने वालों के लिए भारतीय ग्राम पंचायत को जानना महत्वपूर्ण बताया है। धर्मों की दृष्टि से भारत का क्या महत्व है, तो आप उत्तर लिखेंगे कि भारत में धर्म के वास्तविक उद्भव, उनके प्राकृतिक विकास तथा उसके अपरिहार्य क्षणमायन रूप का प्रत्यक्ष परिचय मिल सकता है। भारत ब्राह्मण और वैदिक धर्म का भूमि है, बौद्ध धर्म की यह जन्मभूमि है, पारसियों के जरथ्रस धर्म की यह शरणास्थली है। आज भी यहाँ नित्य नए मतांतरण प्रकट व विकसित होते रहते हैं। इन्हीं कारणों से धर्मों की दृष्टि में भारत का महत्व महत्वपूर्ण है। आगे भारत किस तरह अतीत और सुदूर भविष्य को जोड़ता है, स्पष्ट करें। तो आप उत्तर लिखेंगे भारत में अतीत और सुदूर भविष्य को इस प्रकार से जोड़ती नजर आती है। भारत में ऐसे सुअवसर मिलेंगे जो किसी पुरातन विश्व में ही सुलभ हो सकते हैं। आज हम किसी भी ज्वलंत समस्या को लेते हैं, चाहे वह समस्या लोकप्रिय शिक्षा से संबंध हो या उच्च शिक्षा, चाहे संसद में प्रतिनिधित्व की बात हो अथवा कानून बनाने की बात हो, चाहे प्रवास संबंधी कानून हो अथवा अन्य कोई कानून मसला, सीखने या सिखाने योग्य कोई बात क्यों न हो, भारत के रूप में एक ऐसी प्रयोगशाला मिलेगी जैसी विश्व में अन्यत्र कहीं नहीं मिलती। संस्कृत भाषा द्वारा चिंतन की ऐसी गंभीर धारा में अवगाहन का अवसर मिलेगा जो अभी तक हमारे लिए अज्ञात थी। अतः इस प्रकार से ये सभी भारत के अतीत और सुदूर भविष्य को जोड़ती नजर आती है। आगे मैक्स मुलर ने संस्कृत की कौन सी विशेषताएं और महत्व बतलाए हैं, तो आप उत्तर लिखेंगे संस्कृत की सबसे पहली विशेषता है उसकी प्राचीनता, क्योंकि ग्रीक भाषा में भी संस्कृत का काल पुराना है। जिस रूप में आज हम तक पहुंची है उसमें भी अत्यंत प्राचीन तत्व भली भांति सुरक्षित है। ग्रीक और लैटिन भाषाओं में कुछ न कुछ साम्य अवश्य है, मतलब उसमें समानता अवश्य है। किसी लैटिन शब्द के रहस्यों को खोलने के लिए ग्रीक का सहारा लेना पड़ता था, किंतु इन भाषाओं में इतनी अधिक समानता कैसे आ गई। इसके साथ इनमें समानताओं के साथ ही इतना अधिक अंतर आ गया, यह रहस्य ही बना है। किंतु ज्यों ही इन भाषाओं के बीच में संस्कृत आ बैठी कि तत्काल लोगों को एक ही प्रकाश और गर्मी का एहसास होने लगा और इसी से भाषाओं का पारस्परिक संबंध भी स्पष्ट हो गया। निश्चित ही संस्कृत इन सब भाषाओं की अग्रजा यानी इन सब भाषाओं में अग्रणी है। अतः इस प्रकार भाषाओं में संस्कृत का महत्व पाया जाता है। आगे लेखक वास्तविक इतिहास किसे मानता है और क्यों, तो लेखक वास्तविक अर्थों में संस्कृत भाषा को ही माना है, क्योंकि यह एक ऐसा इतिहास है जो राज्यों के दुराचारों और अनेक जातियों की क्रूरताओं की अपेक्षा कहीं अधिक ज्ञातव्य और पठनीय है।
आगे, संस्कृत और दूसरी भारतीय भाषाओं के अध्ययन से पाश्चात्य जगत को प्रमुख लाभ क्या क्या हुए? तो आप उत्तर लिखेंगे, संस्कृत और दूसरी भाषाओं के अध्ययन से पाश्चात्य जगत का प्रमुख लाभ निम्न है। पहला, इससे मानव जाति के बारे में हमारे विचार व्यापक और उदार हो गए। दूसरा, इसने मानव जाति के संपूर्ण इतिहास को वास्तविक रूप में प्रकट किया है। तीसरा, इसमें लाखों करोड़ों अजनबियों तथा बर्बर जान वाले लोगों को भी अपना ही परिवार समझा जाने लगा। चौथा, भाषा विज्ञान के द्वारा हमने अब तक जो निष्कर्ष निकाले हैं वे संस्कृत की सहायता से ही प्राप्त हुआ। पांचवा, पूर्व जगत को पहचान लेने से प्रत्येक व्यक्ति को इतिहास की वास्तविक शिक्षा का लाभ हुआ है। और छठा, इस भाषा के द्वारा आज यूरोप वासियों की धारणाएं बदल गई है। आगे, लेखक ने भारत के लिए नवागंतुक अधिकारियों की किसकी तरह सपने देखने के लिए प्रेरित किया और क्यों? आप उत्तर लिखेंगे, लेखक ने भारत के लिए नवागंतुक अधिकारियों को सर विलियम्स जोन्स के शब्दों या कथनों के आधार पर सपने देखने चाहिए। एशिया के सुविस्तीर्ण क्षेत्रों के चारों ओर से घिरी ऐसी श्रेष्ठ रंगभूमि के मध्य अपने आप को पाकर सर जोन्स को आनंद का अनुभव अनिवर्चनीय है तथा भूमि नानाविध ज्ञान विज्ञान की धात्री, आनंददायक, ललित तथा उपयोगी कलाओं की जननी, मानव प्रतिभा के उत्पादन के लिए अत्यंत उर्वर क्षेत्र तथा धर्म, राज्य सरकार, कानून या विधि संहिता, रीति रिवाज, परंपराओं, भाषा, लोगों के रंग रूप और आकार प्रकार आदि की दृष्टि से अपनी अत्यधिक विविधता के कारण सदा से सर्वत्र सम्मान की दृष्टि से देखी जाती रही है। इन जैसे स्वप्नदर्शी ही यह समझ सकते हैं कि अपने स्वप्नों को साकार और अपनी कल्पनाओं को वास्तविक में परिणित कर सपनों की तरह देखने को प्रेरित करते हैं, क्योंकि जो स्थिति आज से 100 वर्ष पहले थी आज भी वैसे ही है। इसलिए सुनहरे सपने नवागंतुक अधिकारी देख सकते हैं, साथ ही भारत में एक शानदार काम भी कर सकते हैं। आगे, लेखक ने नया सिकंदर किसे कहा है? ये बहुत बार पूछा गया है। ऐसा कहना क्या उचित है? लेखक का अभिप्राय स्पष्ट करें। तो आप उत्तर लिखेंगे, लेखक ने नवागंतुक को नया सिकंदर मतलब नए आने वाले अधिकारियों को नया सिकंदर कहा है। ऐसा कहना उचित है क्योंकि जब हम गंगा और सिंधु के पुराने मैदानों के बारे में जानने की कोशिश करेंगे तब भारत का सारा इतिहास स्रोत यहीं उपलब्ध मिलेगा। शेष भारत में बिल्कुल एक ही संस्कृति थी, एक भाषा थी। अतः इसलिए लेखक ने कहा कि यद्यपि सर विलियम्स जोन्स ने कलकत्ता पहुंचने के बाद से अब तक प्राच्य देशों के इतिहास और साहित्य के क्षेत्र में एक से बढ़कर एक शानदार बड़ी बड़ी अनेक विजयें प्राप्त की है, तथापि किसी नए सिकंदर को यह सोचकर निराश नहीं हो जाना चाहिए कि गंगा और सिंधु के पुराने मैदानों में अब उसके लिए विजय करने को कुछ शेष नहीं रहा। भाषा की बात, निम्नलिखित वाक्यों में विशेष और विशेषण पद चुनें। उत्कृष्टतम उपलब्धियों का सर्वप्रथम साक्षात्कार, तो उत्कृष्टतम विशेष्य है। आगे, प्लेटो और कांट जैसे दार्शनिक का अध्ययन करने वाले हम यूरोपियन लोग, तो ये जो दार्शनिक है वो विशेषण है और यूरोपियन जो है वो विशेष्य है। अगला जन्म तथा शाश्वत जीवन, तो ये जो शाश्वत है वो विशेष्य है। 2-3 हजार वर्ष पुराना ही क्यों, आज का भारत भी, तो ये पुराना जो है वो विशेषण है। भूले बिसरे बचपन की मधुर स्मृतियाँ, तो मधुर स्मृतियाँ जो है वो विशेषण है। लाखों करोड़ों अजनबियों तथा बर्बर समझे जाने वाले लोगों को भी, तो लाखों करोड़ों विशेषण है, अजनबियों विशेषण है और बर्बर विशेष्य है। आगे, अग्रजा की तरह जा परते जोड़कर तीन शब्द बनाएं, तो जैसे भतीजा, भुजा, शैलजा आदि। निम्नलिखित उपसर्गों से 3 शब्द बनाएं। तो प्रभु, प्रार्थना, प्रधान। आगे, निःशुल्क, निःशब्द, निबंध। आगे है अनुज, अनुपम, अनुरोध। अभि से बनने वाला अभिमान, अभिज्ञान, अभिराम और वी से बनने वाला विद्यालय, विश्व, वियोग।
आगे वास्तविक में इक प्रत्यय है, इक प्रत्यय से 5 शब्द बनाएं, तो लौकिक, वार्षिक, तार्किक, मौखिक और अलौकिक। तो ये सब में इक प्रत्यय है। इस प्रकार से यह पाठ आपका समाप्त हुआ। आप कीवर्ड मेमोरी मैप, इसका सारांश और क्वेश्चन आंसर जरूर करें। बने रहें पायनियर ऑडियो बुक में।